चौदहवीं का चांद हो। मेरी जिंदगी की सारी पूंजी है ये। आज फिर जीने की तमन्ना है। इन्हें छुपाने की कीमत मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती। What makes Wahidah Rahman? It's a whole spectrum of colors. It's like a rainbow. Repeat the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. मुंबई जो शहर है ना, वो सपनों का शहर है। सब लोग कहते हैं, मैं भी कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हर उस आदमी का सपना पूरा होता है जो आदमी ईमानदारी से, मेहनत से अपने सपने को पूरा करने में लग जाता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और ये शहर देता है आपको, ये लेता नहीं है कुछ आपका, ये आपको देता है। इस शहर के पास देने की ताकत है। और इस शहर में कई ऐसी बातें हैं जो आपको अपनी ओर खींचती हैं। जैसे पहला, इस शहर का डिसिप्लिन। दूसरा, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने यहाँ पे जो डब्बे वाले होते हैं ना, यहाँ पे जो खाना पहुंचाते हैं, आपने देखा होगा नहीं, वो रेलवे में लेके चलते हैं, डब्बा लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो डब्बा वाले हैं, इनको आप देखिए, ये डब्बा कहाँ से लेते हैं और कहाँ पहुंचाते हैं। इनका टाइम फिक्स है, उस फिक्स टाइम पे डब्बा आपको मिल जाता है, आप खा लेते हैं। ये इस शहर की देन। इससे अलावा डब्बा कहाँ देखा है आपने? कहीं नहीं देखा होगा आपने। ये इस शहर में लाजवाब हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक खाने की चीज है, वो बड़ा पाव। अमीरों के लिए उनका नाश्ता है, गरीबों के लिए उनका भोजन है। आप शाम में खाते हैं तो एक बार उसको अपने टेस्ट के लिए खाते हैं। गरीब 2 बड़ा पाव खा करके पूरा दिन निकाल देता है। दिल की बात ज्यादा सुनती हूँ, बशर्ते के दिमाग है। एक और उन्होंने मुझसे वर्ड्स कहा था कि आपको अगर इंसानों के हुजूम में तन्हाई ढूंढनी हो तो यहाँ मिल जाएगी आपको। और वो तन्हाई आपको तंग नहीं करती है, वो तन्हाई आपको सुकून देती है। जाएंगे कहाँ पूछता नहीं। तो अब तक तो आपने समझ ही लिया होगा कि आज हम वहीदा जी पे चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मुलाकात की जो राजेश कुमार सिन्हा जी सर के साथ वहीदा जी की मुलाकात हुई थी। और आपको हम कहेंगे कि आप उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने वहीदा जी के साथ बैठकर आपने उनका पूरा इंटरव्यू किया। और आज हम उस इंटरव्यू का वो हिस्सा सुनना चाहते हैं जो आपके साथ वहीदा जी ने बिताया था और जो बातचीत आपकी हुई थी और उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो बताया था, वो आप हमारे साथ आज शेयर करेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका। विजय जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ ला करके मुझसे बातचीत की। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वहीदा रहमान और आपकी मुलाकात का कोई कैसे ये संभव हो पाया कि आपकी उनकी मुलाकात हो रही है, और ये कब की बात है? यूँ समझिए कि 90 के बाद की है। उन दिनों में काफी सक्रिय था फिल्म पत्रकारिता में, और लगभग सभी जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनसे मैं एक एक करके संपर्क कर रहा था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मुलाकात करूं, वहीदा जी से। तो मैंने कोशिश की इनसे मिलने की, और मुझे बताया गया कि फला दिन को ये मुंबई के आरके स्टूडियो में रहेंगी। उनका वहाँ शॉट जो है वो ऐसा है जहाँ ब्रेक मिलेगा उनको, उस ब्रेक में उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। बचपन मैंने सोचा था पहले डॉक्टरी करूं। मैंने इस सवाल पे उनसे बातचीत की थी। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बचपन मैंने सोचा था पहले डॉक्टरी करूं। मैंने इस सवाल पे उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था मुझे कि जब मैं छोटी थी, मतलब बचपन के टाइम में, मुझे ये शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि जो डॉक्टर का जो पेशा है मुझे बड़ा अपील करता था। उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, मतलब उनकी सेवा देख के बड़ा मैं वो थी, इम्प्रेस थी। तो मुझे लगा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी। लेकिन मैं बचपन में काफी बीमार रहा करती थी, हमेशा मुझे, मतलब मैं कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तू डॉक्टर क्या बनोगी, तुझे काफी पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, और तुम काफी हमेशा बीमार रहती हो, तो ऐसे पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी, तो तुम ये वाला आइडिया छोड़ दो, कुछ और करने की कोशिश करना। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कलाकार बनना चाहती हूँ जी। मैंने मुंह से निकल गया अचानक, उन्होंने कहा मैं कलाकार बनना चाहती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स भी काफी सरप्राइज हो गए, करे तुम अचानक कह रही थी कि डॉक्टर बनूंगी और अब कह रही हो कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी। इन खैर स्थितियां, मुझे ये कहा गया कि आपको अगर आर्टिस्ट बनना है तो आप डांसिंग सीखो, ये पहली जरूरत है। तो मैंने डांस सीखना शुरू कर दिया और डांस करते करते फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी घर की कि मतलब मुझे एक फिल्म का ऑफर मिला जहां डांस का ही सीक्वेंस था। मैं थोड़ा सा परेशान हुई कि डांस आखिर में, मतलब मैं एक्टिंग क्या करूंगी। तो मुझे मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा एक्टिंग कुछ करना नहीं है, तुम्हें वही करना है जो तुम करती हो स्टेज पे। तुम वहां जाना और परफॉर्म करना, तुम्हारा जो एक्टिंग है वही डांस तुम्हारा एक्टिंग। तो खैर मैंने परफॉर्म किया और लोगों ने मेरे नृत्य को काफी सराहा। ये रुवा का सागरो रंलो चिन्नल्ला ई कष्टम। खुद ही उन्होंने कहा कि, मतलब उन्होंने एक शब्द कहा था मुझे कि मैं पलक झपकी नहीं थी कि मैं फिल्मों में आ गई। उसके बाद से ये जो एक किसी फंक्शन में वहां पे गुरज साहब आए हुए थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ। अच्छा, वहीदा जी ने गुरुदत्त साहब से ही अच्छा जी, उनसे उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुंबई आ जाओ, उनको बुलाऊंगा मैं, बट एक शर्त है कि तुम्हें स्क्रीन टेस्ट देना होगा। अगर तुम उस टेस्ट में ठीक रही, सफल रही, तो जाहिर है एक्टिंग कर सकती हो। फिर ये एक बार इनका बुलावा आया, वाकई में इनका बुलावा आया और इनका स्क्रीन टेस्ट हुआ, इनको काम भी मिल गया। अच्छा, मतलब ये सब कुछ इतना हठात हुआ, इतना आकस्मिक हुआ कि मुझे लगा नहीं कि मैं इतने बड़े, मतलब डायरेक्टर के साथ काम करूंगी और ऐसा अचानक हो गया। शायद ये मेरी किस्मत थी या मेरा जो कहे, मतलब मैं फिल्मों में आ गई। इस तरह से एक सिलसिला फिल्म का, मुंबई से जोड़ने का सिलसिला उनका शुरू हो गया। बोले ना भंवरा बड़ा नादान है। बहुत सारी फिल्में उन लोगों ने एक साथ की और जैसे जैसे उन लोगों की फिल्मों की संख्या बढ़ती गई, फिल्मी गलियारों में उन दोनों की चर्चाएं आम होने लगी। तुम्हारा क्या रिश्ता था? और वो इतनी आम हुई कि मतलब उनका जो गुरुदत्त साहब का जो पारिवारिक जीवन था वो लगभग इस नाम की वजह से अस्त व्यस्त हो गया। मैं ये जानना चाहती थी कि उस जैसे भले आदमी से आप जैसी शरीफ औरत की जान पहचान कैसे? तो क्या मतलब वहीदा जी को इस बात का इल्म था कि उनसे उनका नाम सरेआम किया जा रहा है, या इसमें कुछ सच्चाई भी थी? नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई भी अभिनेत्री फिल्मों में आती है और फिल्मों में जमने लगती है, जो उसका पहला मेंटर होता है
या जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, तो फिल्मों में एक परंपरा है कि उनका नाम जुड़ने लगता है। और कई बार उसमें कुछ सच्चाई भी होती है, कई बार यूं कहिए कि एक तरह का माहौल बनता जाता है जिसका फायदा दोनों को। तो जहां तक मेरी जानकारी है और जो बातें मेरी उनसे हुई, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वहीदा जी का संबंध जो उनके साथ था, वो संबंध आप यूं कहें कि एक अच्छे निर्देशक और एक अच्छी अभिनेत्री का जो संबंध होता है, वो संबंध उनमें था, नो डाउट। और वो संबंध ऐसा था कि उन्होंने बताया कि एक बार कोई सीन उनको समझाना था, कोई एक सीन था, तो वो उनको लेकर के चले गए मरीन ड्राइव। अच्छा। और मरीन ड्राइव पे वो पूरी रात वो वहां पे टहलते रहे, बात करते रहे, घूमते रहे, उनको समझाया। तो ऐसे उनके जो दोनों के जो हालात थे ना, उस हालात को देख करके ऐसा लगता था कि उनकी केमिस्ट्री जो है वो कुछ और कह रही है। लेकिन सच्चाई यही थी कि एक संजीदा अभिनेत्री को एक संजीदा निर्देशक मिला था, जिसने उनके करियर को वहां पहुंचा दिया जिसकी अपेक्षा भी शायद उन्होंने नहीं की होगी। क्योंकि जो फिल्में उन्होंने उनके साथ की, उन फिल्मों को बनने के बाद जो प्रसिद्धि, लोकप्रियता, ख्याति वहीदा जी को मिली, वो अतुलनीय है। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं दूर जा रहा हूँ कला, कहाँ? जहाँ से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। बस यही कहने आए थे। साथ चलोगे? और वो जैसे बताती भी थी, कई बार उन्होंने बताया मुझे कि जो उनका स्टाइल था काम करने का गोदर जी का, वो ऐसा था कि आपको लगेगा कि बिल्कुल करीब आपके हो। और उनकी वो आदत थी, जैसे मान लीजिए कोई सीन करना है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है वो कहता है भाई देखो ये सीन को पढ़ देता है कि आपको इस सीन को करना, आप दिखाओ मुझे कैसे होगा। बट गोदर साहब की आदत क्या थी कि वो सीन को खुद परफॉर्म करते थे। अच्छा। जो सीन करना है अभिनेत्री को, उस सीन को खुद परफॉर्म करते थे और ये कहते थे कि देखो ऐसा मुझे चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरी कॉपी नहीं करनी है। अच्छा। आपको मेरी कॉपी नहीं करनी है, आपको ऐसा ही करना है, आपको अपने अंदाज में करना है। तो आपके अंदर जो प्रतिभा है मुझे वो चाहिए, प्रोडक्ट ये चाहिए, प्रतिभा आपकी चाहिए। तो इस दौरान होता क्या था कि दोनों में इतनी निकटता हो जाती थी या हो गई थी कि उसको लेकर के कई बातें होती थी। पर जहां तक मेरी जानकारी है, या जो जानकारी मेरे आप ये कहेंगे कि जो विश्व सूत्र है बताते हैं कि ऐसा कुछ था नहीं। ये जरूर था कि रिश्ते दिखते ऐसे थे कि उनको सच मानने के अलावा कोई और गुंजाइश आपके पास होती नहीं। एक तीसरा एंगल आता है गीता दत्त जी का। बेकरार दिल इस तरह मिले। क्योंकि जो सिचुएशन उस समय बन रहा था या जैसी स्थितियां दिख रही थी, उनको देख करके ऐसा लगता था कि बात सही कही जा रही है। लेकिन अगर आप उसके तह में जाएंगे या उसको आप खोजने की कोशिश करेंगे तो उसका एक और चीज सामने आता है। जैसे उन्होंने बताया मुझे वहीदा जी ने कि बारिश का सीन है और सीन में मुझे परफॉर्म करना है, बार बार रीटेक हो रहा है, रीटेक बार बार हो रहा है, लेकिन निर्देशक कह रहा है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बार, दो बार, तीन बार। इसकी वजह ये थी पहली तो कि गोदर जी ने बहुत पहले उनसे कहा था कि आपकी आवाज थोड़ी अच्छी नहीं। ये शिकायत उनको बहुत पहले ही उन्होंने बताया था, इस पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको अपनी आवाज में। आपकी आवाज जो है वो स्क्रीन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, इस पे काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि जो सीन जब हो रहा था बारिश वाला वहां पे, तो उस सीन में
मतलब 1 बार 2 बार 3 बार अटैक हुआ तो मैंने कहा शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जब 5-6 बार करने के बाद फाइनल सीन बना, उसको लोगों ने देखा, तो जो सराहना उस सीन को मिली, तो उसके बदले जो कुछ श्रम मैंने किया उसके ऊपर वो कम लगा मुझे। तो मेरे इस बात को कहने के पीछे मेरा आशय ये है कि एक निर्देशक जो परफेक्शनिस्ट होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट निर्देशक जो होता है, वो निर्देशक के अंदर, कलाकार के अंदर से वो चीजें निकाल लेता है, और वो कैसे निकालता है वो उसका हुनर है। वो उसको भावनात्मक रूप से अपने करीब लाके निकालता है, या उससे संबंधों में प्रगाढ़ता को लाके निकालता है। ये उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब एक कलाकार जब तक परफॉर्म करते समय उसके अंदर वो सहज अभिनय तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि वो भावनात्मक रूप से उस किरदार से जुड़ नहीं जाए। और इस काम में निदेशक को, यानी गुरुदत्त जी को, वो इसके एक्सपर्ट है कि अपने आर्टिस्ट से इतना जुड़ जाओ कि वो जो परफॉर्म करे वो उस कहानी के अंदर आ जाए। उसके पीछे जो भावना यही काम करती थी कि उनका ये जो दर्शन था, फिलॉसफी उनकी थी, निर्देशक और कलाकार दोनों का भावनात्मक रूप से एक होना ही फिल्म को बढ़िया बना सकता है, फिल्म को स्तरीय बना सकता है। इस फिलॉसफी को ध्यान में रख करके वो जो कुछ संभव था उनसे वो करते थे। जैसे मैंने कहा कि वो एक सीन को समझाने के लिए मरीन ड्राइव ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि वहीदा जी को मुंबई का मरीन ड्राइव बड़ा प्रिय था। वो ऐसा मानती थी कि ये वो जगह है मुंबई में जहां आपको वाकई सुकून मिलता है। आप यहाँ पे कुछ भी चीज शांति से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। उनको शौक था मरीन ड्राइव पे घूमने का, उनको ये पता था गुरुदत्त जी को। तो उस सीन को अगर समझना है, उस किरदार को ठीक से, तो वो उसको वहां ले गए जो जगह उसे बिल्कुल पसंद है। इसको आप क्या कहेंगे? मेरी नजर में, आपकी नजर में, ये एक वो साथ चले गए घूमने के लिए, दोनों घूम रहे हैं, लेकिन पीछे की भावना ये है कि अभिनेत्री या कलाकार उस जगह पे गया जहां उसको वो जगह इतनी प्रिय है कि वो जो कुछ वहां करेगा समझ लेगा। इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए वो उनको वहां ले। I want people to remember me as a good human being. तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार सिन्हा जी, जिनका हम लोगों ने अनुभव सुना, उनके संस्मरण सुने, और जो वहीदा जी के साथ काफी रोचक है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।